हेलो स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई क्या होती है? देखिए, वो सारा अमाउंट मनी का जो पब्लिक के पास होता है, यानी कि जो भी हाउस होल्ड्स मनी को यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मीन्स इकोनॉमी में जो भी मनी यूज़ की जा रही है, जो भी कोई अपने खर्चे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए अपने हाथ में मनी रखता है, यानी कि इकोनॉमी में जितनी भी मनी होती है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। और ये बैंक में या गवर्नमेंट के पास इंक्लूड नहीं होती, यानी कि जो मनी आपकी बैंक में है या जो मनी आपकी गवर्नमेंट के पास है, चाहे सिक्योरिटीज़ चाहे आपके प्रोविडेंट फंड, तो वो इंक्लूड नहीं होते। बल्कि जो इतनी मनी आपके पास खर्चा करने के लिए होती है, आपके हाथ में होती है, तो उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई, जो भी आपकी इकोनॉमी में एक मनी होती है। तो ये पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 6 मॉनेटरी पॉलिसी का ऑफ पल्स अरिहंत इकोनॉमी। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं चैनल पे जाके, और प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। अब देखिए, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। देखिए, कुछ मनी ऐसी होती है जो जिसको बहुत इजीली खर्च कर सकते हैं, यानी कि जिसमें एक लचक, एक फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। और कुछ मनी ऐसी होती है जिनको आप एक टाइम के बाद खर्च कर पाते हैं। तो इसी तरीके से होते हैं ये कंपोनेंट मनी सप्लाई के। तो फर्स्टली हम समझेंगे कि नैरो मनी का जो ये M1 कहा जाता है, और M2 होता है नैरो मनी में, और ब्रॉड मनी में होता है M3 और M4। नैरो मनी का क्या मतलब होता है कि जो भी आपकी मनी पोस्ट ऑफिस में, सेविंग डिपॉजिट में आपके जमा है, और ये आप चेक इश्यू करके इसको नहीं निकाल सकते। और ब्रॉड मनी किसको कहते हैं कि जितनी भी मनी आपकी टाइम डिपॉजिट में है, यानी कि आपकी RD और FD में है। और M4 क्या होता है? M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट जितनी भी आपने पोस्ट ऑफिस में की हुई है अपने किसी भी सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये देखेंगे लिक्विडिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, जो M1 है, यानी कि आपका जो कैश है और DD डिमांड डिपॉजिट, ये आपकी लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा होती है। आप जब मन चाहे आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, आप अपनी मनी को इकोनॉमी में उतार सकते हैं। सेकंड इज M2 मीन्स M1, यानी कि इसमें आपके कैश और डिमांड डिपॉजिट तो आएंगे ही, लेकिन साथ साथ आपके सेविंग डिपॉजिट जो हैं आपके पोस्ट ऑफिस में, वो भी इंक्लूड हैं। तो M1 M2 से ज़्यादा है, और M2 M3 से ज़्यादा है, और M3 M4 से ज़्यादा है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि फिर मनी सप्लाई इसमें, यानी कि लिक्विडिटी मनी की किस में ज़्यादा हुई? M1 में, M2, M3 और M4। और ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको एक लॉजिक लगाना है। हाई पावर्ड मनी यानी कि M0। तो हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं? रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक। तो ये वो मनी होती है, वो करेंसी होती है जो पब्लिक के पास है और कैश रिजर्व के रूप में बैंक में है। इसको कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, यानी कि आप इनको इजीली खर्च कर सकते हैं, इजीली आप बैंक से निकाल सकते हैं। ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स द टोटल मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द रिजर्व बैंक। इसका मतलब है रिजर्व बैंक के पास जितनी भी आपकी टोटल लाइबिलिटीज है उसको आप हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसको हम मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जितना भी कैश रिजर्व आपका बैंक के पास है उसको कहते हैं आप हाई पावर्ड मनी, यानी कि M0। तो M0 को हम क्या कहते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है, प्लस जितना भी बैंक का डिपॉजिट RBI के साथ, जितना भी आपका डिपॉजिट है वो, प्लस जितनी भी अदर डिपॉजिट चाहे FD RD RBI के पास है, यानी कि टोटल जितनी भी मनी आपकी RBI के पास एज अ लाइबिलिटी है, वो आपकी मनी हाई पावर्ड मनी यानी कि M0 कहलाती है। और करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है नोट्स इन सर्कुलेशन, यानी कि जो नोट और जो कॉइन है आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेट हैं, यानी कि जिनको आप खर्च कर सकते हैं, जिनको आप रिसीव कर सकते हैं। और बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI मतलब जितना भी बैंक में आपने करंट अकाउंट में, या आपका कैश रिजर्व रेशियो जितना भी RBI ने मेंटेन किया हुआ है, तो उसको कहते हैं बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जैसे कि फॉरेन सेंट्रल बैंक है, मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और सनड्राई डिपॉजिट्स नेट ऑफ IMF अकाउंट से जो भी पैसा आपका आता है, यानी कि एक देश में, तो वो अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के पास। इनको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? देखिए, मैं आपको इस बुक से अलग थोड़ा सिंपल ही बताना चाहूँगी।
मनी मल्टीप्लायर होता है कि जिनको कोई भी बैंक, जैसे आप एक बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपने जो पैसा जमा किया बैंक में, बैंक कुछ तो उनको एज अ रिजर्व रख देगा, CRR या SLR की फॉर्म में रखता है, और कुछ पैसे को बैंक अगेन लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब आपने फिर लोन लिया और आपके पास जो सेविंग हुई फिर से आपने वो रखा, फिर से गवर्नमेंट ने उसी पैसे को जो आपने उसमें जमा किया फिर से उसको लोन में घुमा दिया, तो उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो ये एक रेशियो होता है कि जितना भी मनी का टोटल अमाउंट है और जो वो इकोनॉमी में क्रिएट हुआ है उनसे नए रिजर्व एक बैंकिंग सिस्टम रख पा रहा है, एक नया रिजर्व बैंकिंग सिस्टम अपना मेंटेन कर पा रहा है, उसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये किसके ऊपर बेस होता है? ये होता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। क्या मतलब है? जिसमें बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स। यानी कि क्या होता है कि बैंक क्या करता है कि आपने जितना भी पैसा बैंक में जमा कराया तो उसका एक थोड़ा ही पार्ट वो डिपॉजिट के रूप में रखता है, बाकी वो लोन के रूप में घुमा देता है मार्केट में। तो जैसे जैसे लोन रीपे होते हैं तो फिर से नए डिपॉजिट आने लगते हैं और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन इसका फॉर्मूला है 1/RR। क्या है इसका जो फॉर्मूला है? मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। 1/RR। ये रिजर्व्ड रेशियो है, यानी कि ये जितना रिजर्व रेशियो रखा और बाकी आपका पूरा पैसा मार्केट में लोन के रूप में घुमा दिया, तो ये होता है मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर आपका M3/M0 भी होता है। विल इंक्रीज द बैंक हैव मोर कैपिटल टू लैंड, कि इसका मतलब है कि आपका लोन का पैसा और ज़्यादा आपका लैंड कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इसमें किस तरीके से कर सकते हैं? बैंक्स मोबिलाइजिंग मोर डिपॉजिट्स, बैंक मोर डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकता है। इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हो सकता है इससे। इम्प्रूव्ड बैंकिंग हैबिट और पॉपुलेशन, जो लोगों की बैंकिंग हैबिट है पॉपुलेशन की वो भी बढ़ती है इससे। और हायर डिजिटलाइजेशन होता है और एक इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन आता है। जो हायर मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसका मतलब होता है हायर GDP। तो ये है मनी मल्टीप्लायर के बारे में और मनी सप्लाई के बारे में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इसके आगे मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू।